जय हिंद दोस्तों। ज्ञान के इस मंदिर में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल कराया जा रहा था। इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आइए हम लोग देख लेते हैं। किन किन क्वेश्चनों को किस तरह से परीक्षाओं में आसानी से हल किया जा सकता है, जिससे आपके परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क आ सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दिया हुआ है पित्त रस बनता है। पित्त रस बनता है, पित्त रस बनता है। चार विकल्प आपके सामने दिया होगा। पहला है आमाशय में, दूसरा ग्रहणी, तीसरा छोटी आंत, चौथा यकृत। यहां लिखा हुआ पित्त रस बनता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पित्त रस बनता है। पहला विकल्प है आमाशय में, आमाशय में पित्त रस नहीं बनता है। दूसरा है ग्रहणी, ये भी नहीं होगा। तीसरा है छोटी आंत, ये भी नहीं होगा। चौथा है यकृत। तो पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। दोनों दो बातें हैं। पित्त रस बनता है यकृत में, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। और जो पित्त रस होता है वह क्षारीय होता है। जब हम आपको अम्ल और क्षार बताएंगे तो जिनके पीएच वैल्यू के आधार पर अम्लीय और क्षारीय की पहचान की जाती है, वो आपको उस वाले वीडियो में हम अध्ययन कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। क्या कर रहा है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो उत्तोलक के उदाहरण को जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है उत्तोलक कहते किसे हैं। तो उत्तोलक एक प्रकार की सीधी मुड़ी या छड़नुमा एक रचना है जो किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, उसे उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। लेकिन क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है। तो उत्तोलक में तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। आलंब, आयास और भार के आधार पर हम जान सकते हैं कि इनको प्रथम श्रेणी के में रखा गया है, किन्हें द्वितीयक श्रेणी के कैटेगरी में रखा गया है, किन्हें तृतीयक श्रेणी के कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसे कहते हैं? ऐसे उत्तोलक जिनमें आलंब बीच में होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जिनमें आलंब क्या होगा? बीच में। आलंब बीच में, जैसे कैंची। आप लोगों ने देखा होगा कैंची, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यहां पूछ रहा है तो यह विकल्प नहीं होगा। अब देखना है कि द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक किसे कहते हैं। तो द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनमें आयास बीच में होता है। क्या होगा? आयास बीच में। तीन बिंदु हमने आपसे बताया, आलंब, आयास और भार के आधार पर उत्तोलक की पहचान की जाती है। तो उत्तोलक यहां कह रहा आयास बीच में होगा, तो द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। तो द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक होगा सरौता। क्या हो जाएगा? सरौता। बोझा या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, ये भी द्वितीयक श्रेणी का उदाहरण है। लेकिन हमारा प्रश्न है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, यहां हो जाएगा चिमटा। आलंब, आयास और भार, चिमटा तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक में, भार बीच में आ जाता है।
इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? चिमटा। क्या हो जाएगा? चिमटा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो आपको ये जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जानना होगा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, क्या बनेगा? यहां कार्बन 12 C6H12O6 धन ऑक्सीजन धन 6H2O। ये पानी आपके लिए क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पित। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो क्लियर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, यानी विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दिया हुआ है, पिछले वीडियो में भी हमने आपसे बताया था, वहां क्वेश्चन पूछा गया था समस्थानिक किसे कहते हैं। हमने आपसे कहा था कि एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो यहां भी पूछ रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। पहला है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। दूसरा दिया हुआ है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। तीसरा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों में भिन्न है। चौथा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनमें क्या? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। यदि संभारी पूछ लेता, समस्थानिक के साथ साथ एक और छोटा सा सवाल है संभारी, तो इसका उल्टा हो जाता, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, इसलिए यहां समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, इसको हम समस्थानिक कहते हैं। तो पहला विकल्प सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा क्या है? लिखा हुआ है चंद्रमा क्या है। विकल्प में आप देख रहे होंगे देवता लिखा गया है, तारा लिखा गया है, उपग्रह लिखा गया है, ग्रह लिखा गया है। तो चंद्रमा क्या है? देवता नहीं होगा, तारा नहीं होगा, उपग्रह सही होगा, ग्रह नहीं होगा। तो उपग्रह कैसे है इसको आप जानिए। सबसे पहले आप जानते हैं आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह भी हमारे वहां दो प्रकार के, उपग्रह भी दो प्रकार के, एक तो कृत्रिम दूसरा प्राकृतिक। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उपग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा उपग्रह है। ग्रह तो आपको हमने पढ़ाया था कि ग्रह 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ग्रह कितने प्रकार के? 8। सूर्य एक तारा है। भाई कंफ्यूजन मत होइए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आइए अति लघुत्तरी क्वेश्चन दिया हुआ है। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। आगे दिया हुआ है, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो इसकी कमी से शरीर में दो रोग होते हैं। पहला है रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया रोग। इसकी कमी से दो रोग, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग, प्रायः ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसकी कमी से हड्डियां टेढ़ी और मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये विटामिन डी, और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। बॉडी में यही एक ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर संश्लेषित होता है। बाकी जितने विटामिन पाए जाते हैं हम उनको बाहर अन्य प्रकार के स्रोतों से ग्रहण करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा नाम दिया हुआ है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सोडा? खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आगे दिया हुआ है उपयोग इसका लिखिए। तो इसको कई उपयोग है। सबसे पहला उपयोग, बेकरी उद्योगों में ब्रेड और केक बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का दूसरा उपयोग, पेट में यदि अम्लता बढ़ जाती है तो अम्लता को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। दांतों की सफाई करने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। उपयोग हमने आपसे बताया कि बेकरी उद्योग में, केक में, या हमारे यहाँ ब्रेड बनाने में, स्पंजी करने के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए, दांतों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला, जल में घुलनशील विटामिन। कहां? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। जल में घुलनशील और वसा में। विटामिन दो प्रकार के, वाटर साल्बुल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्रिक के माध्यम से आप जानिए। WBC वाटर साल्बुल विटामिन बी और सी। स्पष्टीकरण हो गया। वाटर साल्बुल विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। आगे कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। एक ट्रिक हमने आपसे बताया था, कीड़ा ADEK। तो वाटर साल्बुल और फैट साल्बुल विटामिन, तो वाटर साल्बुल में बी और सी और फैट साल्बुल में ADEK। बी का आशय पूरा बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B12, पूरा बी कॉम्प्लेक्स का समूह इसमें आएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो कंफ्यूजन मत होइए।
जल में घुलनशील बी और सी, ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? अब तो ऑटोमेटिक घड़ियों का दौर आ गया। पहले आप अपने घरों में अपने पूर्वजों से पूछेंगे तो घड़ियों में चाबियां भरी जाती थी, जिसमें स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती थी। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और यही स्थितिज ऊर्जा गति कराने का काम करता था। तो इसका सही उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। दिया हुआ है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो उसका सही सवाल होगा स्थितिज ऊर्जा। अब अगला सवाल होगा, अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंग कई प्रकार के हैं। पहला है त्वचा। त्वचा भी उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है? उत्सर्जन का काम। वृक्क, फेफड़ा, आंते, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो पहला त्वचा। त्वचा हमारे वहां उत्सर्जन का भी काम करता है। वृक्क हमारे वहां उत्सर्जन के काम में जाने जाते हैं। फेफड़ा, आंते, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वैसे तो प्रधान हमारे वहां उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसे वृक्क कहते हैं, लेकिन त्वचा, वृक्क, फेफड़ा और आंते भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम में त्वचा, वृक्क, फेफड़ा, आंते। अगले क्वेश्चन की तरफ दिया हुआ है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? तो कार्य वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। कार्य को हम W से प्रेजेंटेशन करते हैं। किससे? W से। सूत्र होता कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य वह भौतिक राशि है जिसमें बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या W बराबर F/d, ये सूत्र होता है। आगे दिया हुआ है, इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई यम के एस पद्धति में जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। तो कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई। ये क्वेश्चन था, तो कंफ्यूज मत होइए। आज के वीडियो में फिर इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।